Hello, welcome to the Central Digital School. So, we are going to start the topic Universal Law of Gravitation. इसका स्टेटमेंट सबसे पहले मैंने लिख रखा है। मेरे पास डिजिटल स्क्रीन नहीं है, इसलिए मैंने पहले से लिख रखा था। बड़ा स्टेटमेंट है, आपका समय क्यों बर्बाद करना है। स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्टेटमेंट, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, लगभग ऐसा ही सेम के सेम बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी की बुक में है, 10.1.1 में आपको मिल जाएगा। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स एवरी अनदर बॉडी। दुनिया में जितनी भी बॉडी है, बॉडीज मींस सेलेस्टियल बॉडीज, यूनिवर्स में पाई जाने वाली बॉडीज, चाहे वो एस्टेरॉइड हो, प्लैनेट्स हो, सैटेलाइट्स हो, नेचुरल सैटेलाइट्स, कोई सी भी सैटेलाइट्स, सन यानी स्टार्स, कुछ भी हो, ये सारी बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स अट्रैक्ट करती हैं, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। और उसी का स्टेटमेंट ये लिखा है, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स मींस सेलेस्टियल बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स एवरी अनदर बॉडी विथ सम फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यहां तक तो आपके समझ में आ गया होगा। ये जो कॉमा लगा है, कभी भी पढ़ाई करने का ये तरीका है, किताबों से आप पढ़ोगे तब भी समझ में आएगा। बस जहां पे पंक्चुएशंस को आपको ध्यान देखना है, जहां पे कॉमा लगा है वहां पे आके रुकना है, पहले उतने सेंटेंस का मीनिंग बना लेना है अपने दिमाग में। हर बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी एक दूसरे से अट्रैक्ट करती है, ठीक है, समझ में आ गया। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अब इसके बाद एंड के बाद थोड़ा अलग सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। बड़ा ऑब्जेक्ट है, मान लो ये एक है छोटा ऑब्जेक्ट, ये मान लो क्या है, स्टार, ओके, और ये है प्लैनेट, ठीक है। और अब देखो, इसका मास बड़ा है तो मैं इसको कैपिटल एम से दिखा रहा हूं, कैपिटल एम से इसका मास दिखा रहा हूं। इसका मास स्मॉल एम से दिखा रहा हूं, ओके। तो जो फोर्स का फार्मूला होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का ये फार्मूला है, कैपिटल जी, जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। इस फार्मूला कहां से आएगा अभी हम समझेंगे, कैसे आता है ये फार्मूला वो भी समझेंगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.7 इंटू 10 टू द पावर, इस तरह से इसकी वैल्यू आती है 10 टू द पावर 23, 22, हाँ। कैपिटल एम स्मॉल एम, कैपिटल एम जो है मास है, कैपिटल एम क्या है, मास है। कैपिटल एम मास बड़े ऑब्जेक्ट का 10 टू द पावर -11, 10 टू द पावर -11, 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 कैलकुलेशन पर्पस के लिए लेते हैं। कैपिटल एम बड़ी बॉडी का मास है, छोटी बॉडी का मास स्मॉल एम है। तो इन दोनों के प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट जो फोर्स है, इन दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। जिससे प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा आएगा, दूसरे का भी प्रोडक्ट, दूसरा का भी मास ज्यादा होगा, दोनों का मास ज्यादा ज्यादा होगा, मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स ज्यादा आएगा, ओके। आगे देखते हैं, प्रोडक्ट इन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कहां से कैलकुलेट किया जाएगा, नीचे वाली लाइन में लिखा है, दिस डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। यहां से लेकर यहां तक, ये जो लाइन ज्वाइन हो रही है, यहां से लेकर यहां तक, ये डी, स्मॉल डी डिस्टेंस, किलोमीटर में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं डिस्टेंस, मीटर में, ओके। दिस डिस्टेंस इज इन, तो ठीक है, मीटर में, किलोमीटर में मेजर करते हैं, ठीक है, मेजर। डी स्क्वायर, जो भी डी स्क्वायर होगा डिवाइड में है, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसका स्क्वायर और भी ज्यादा होगा, और बड़े नंबर से जब हम डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट छोटा मिलता है। मान लो कि एक संख्या है 50, 50 को मैं एक नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, लेट्स से 2, तब रिजल्ट क्या मिल रहा है, 25। अगर मैंने ये बढ़ा दिया, मैं 50 को ही डिवाइड कर रहा हूं, 2 से नहीं 5 से डिवाइड कर रहा हूं, ये नंबर मैंने डिनोमिनेटर बढ़ा दिया, अब क्या होगा, 5 1 जा 5 10। मतलब क्या है कि मैं डिवाइड तो 50 को ही कर रहा हूं, लेकिन
डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ा दी, 2 थी तो 25 आया, बढ़ा के 5 कर दी तो 10 आया, अगर और बढ़ा दूंगा 50 डिवाइडेड बाई 10 तो ये कितना रह जाएगा, ये 5 ही रह जाएगा। मतलब जैसे जैसे मैं डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ा रहा हूं फॉर अ गिवन न्यूमरेटर, वैल्यू मुझे कम मिल रही है, रिजल्टेंट मुझे कम मिल रहा है। उसी तरीके से ये डी स्क्वायर जो है डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर का मतलब है जैसे ये डिनोमिनेटर बढ़ेगा फोर्स की वैल्यू मुझे रिजल्टेंट जो है कम मिलता चला जाएगा। अंडरस्टूड? जैसे ही यहाँ पे 50 के साथ में 2 से डिवाइड कर रहा था 25 आ रहा था, फिर मैंने ये वैल्यू बढ़ा दी, 2 को मैंने बढ़ा दिया, 2 से मैंने 5 कर दिया, ओके, तो ये वैल्यू कम हो गई, रिजल्टेंट वैल्यू कम हो गई, और मैंने 5 से 10 कर दिया तो रिजल्टेंट वैल्यू और भी कम हो गई। वैसे ही यहाँ होगा, ये डिस्टेंस जैसे बढ़ता चला जाएगा, दो प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना फोर्स कम लगेगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर हो रहा है फिर डिवाइड हो रहा है। आई बात समझ में? और डिस्टेंस कहां से मेजर किया जाता है? सेंटर से। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो पॉज करके ये पूरा स्टेटमेंट लिख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, फार्मूला भी लिख लीजिए, सब कुछ जरूरी है। ये तो समझने का पार्ट है, कैलकुलेशन का पार्ट है, समझने का पार्ट है, मैथमेटिक्स है, नॉर्मल मैथमेटिक्स। आगे देखते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बाद हम आगे देखने जा रहे हैं फ्री फॉल। व्हाट इज फ्री फॉल? फ्री फॉल को मैं डिफाइन करना चाहता हूं। इफ अ बॉडी फॉल्स फ्रीली ओनली अंडर ग्रेविटी इज नोन एज फ्री फॉल। इफ अ बॉडी फॉल्स फ्रीली ओनली अंडर ग्रेविटी, पहले हम देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंस क्या है। ग्रेविटेशनल लॉ के इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए बच्चों, साइंस क्या होता है कि हमें चीजों को समझाता है, ठीक है। अब अगर न्यूटन ने हमें नहीं बताया होता ग्रेविटी के बारे में तब भी सेब धरती पे ही गिरता। न्यूटन भाई साहब ने अगर नहीं बताया होता ग्रेविटी के बारे में तब भी सेब कहां गिरता? धरती पे गिरता, और उनके जन्म से पहले भी धरती पे ही गिर रहा था सेब, ओके। लेकिन ये सिस्टमैटिक स्टडी जो हम कर रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, इसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये सिर्फ बताता है, एक्सप्लेन करता है चीजों को। पहले माना जाता था कि पृथ्वी चपटी है, फिर माना जाना कि पृथ्वी की गोल है, अब माना जाता है पृथ्वी गोल भी नहीं है ना चपटी है, थोड़ी सी स्फेरिकल अंडे के आकार की है, ओवल शेप है, ठीक है। तो ये मान्यताओं के आधार पर हो रहा था पहले, अब साइंटिफिक स्टडी के आधार पर बताया जाता है कि पृथ्वी कैसी है, सूरज कैसा है, चांद कैसे हैं, मंगल ग्रह कैसा है, ये स्टडी के आधार पर बताया जाता है। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के इंपॉर्टेंस में बताया गया है द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। अगर इस ग्रेविटेशन लॉ का आविष्कार नहीं हुआ होता तब भी हम धरती से बंधे ही होते, लेकिन ये फोर्स जो है समझा रहा है कि हम बंधे तो हैं, लेकिन इसकी सिस्टमैटिक स्टडी की जा रही है, हम किस तरह से बंधे हैं, हमारे ऊपर क्या फोर्स लग रहा है, कहाँ से लग रहा है, जब तक कहाँ से लग रहा है, अर्थ के सेंटर से लग रहा है, कितना लग रहा है। ये सब जो सिस्टमैटिक स्टडी है उसी को तो साइंस कहते हैं। हालांकि ये स्टडी नहीं करते हम लोग, बहुत से लोग अनपढ़ होते हैं, पहले थे, ये आविष्कार होने के पहले भी थे, लेकिन तब भी सारे लोग धरती से बंधे हुए थे। धरती से कोई अपने आप बिना फोर्स के, बिना एनर्जी के, जैसे कि रॉकेट में एनर्जी होती है, स्पेस शटल में एनर्जी होती है, स्पेस शिप में बैठ के ऊपर जाते हैं अंतरिक्ष में, बिना उसके तो पॉसिबल नहीं है कि अपने आप उड़ने लगे, ओके। तो एनर्जी से ही ये सब पॉसिबल होता है, मैकेनिज्म बनाया जाता है, पूरा फ्यूल बहुत सारा लगता है। तो हम लोग ये धरती से बंधे हुए हैं, धरती से बाइंड हो रहे हैं फोर्स से, तो ये फोर्स का सिस्टमैटिक स्टडी है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंस आ रहा है कि ये एक्सप्लेन कर पा रहे हैं हम लोग क्यों बंधे हैं और कैसे बंधे हैं, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से, इसीलिए इंपॉर्टेंस में आ जाता है।
फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। ओके, ये एक्सप्लेन कर रहा है कैसे हम लोग बंधे हुए हैं। द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द स्टार्स, द मूवमेंट of planets around the stars। इसको मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्लैनेट क्यों स्टार्स के आसपास घूमते हैं। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल F इज इक्वल टू एम ए, तो यहां पर अगर फॉर ए गिवन फोर्स की बात करें तो 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। ओके, तो 1 अपॉन ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। यानी कि क्या है कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, जिसका एक्सेलरेशन कम होगा उसका मास ज्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक चीज अगर ज्यादा होगी दूसरी चीज कम होगी, दूसरी चीज ज्यादा होगी एक चीज कम होगी। इसे ऐसे भी कह सकते हैं 1/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, ऐसे भी कह सकते हैं। एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन उसका ज्यादा होगा इसका मास कम है, एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा? जिसका मास कम है। प्लैनेट्स का मास कम होता है एज कंपेयर टू स्टार्स। स्टार्स के कंपैरिजन में प्लैनेट का मास कम होता है, इसीलिए प्लैनेट एक्सीलरेट करते हैं, रोटेट करते हैं किसके आसपास? स्टार्स के आसपास। ओके, आगे द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स, एक चीज और भी है इसमें आगे। मून अराउंड द अर्थ, द मूवमेंट ऑफ मून अराउंड द अर्थ। दो जगह लिख दी है एक ही चीज, एनसीईआरटी ने लिखी है तो मैंने भी लिख दी। वैसे ये दोनों ही चीज बिल्कुल सेम है, सेम ही लॉजिक अप्लाई होता है दोनों में, बिल्कुल सेम। लास्ट वाली चीज, लास्ट वाला है आपका टाइड्स। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। टाइड्स, हाई टाइड, लो टाइड क्या होता है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में करना चाहूंगा इसका। सपोज दिस इज द अर्थ। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज अर्थ। ओके, मुझे थोड़ा ऐसे लिखना है अर्थ। सपोज दिस इज अर्थ एंड दिस इज मून, राइट। अब मून जो है अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट कर रहा है और अर्थ भी जो है मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। कल हमने देखा था कि ये इधर गिर रहा है लेकिन इसमें एक वेलोसिटी इधर की भी है तो रिजल्टेंट इसका इस तरफ बन जाता है। तो यहां पर आने के बाद भी एक वेलोसिटी इधर की है, एक वेलोसिटी इधर की है, सॉरी वेलोसिटी नहीं, फोर्स, एक फोर्स इधर का है एक फोर्स इधर का है, तो ये इधर को चला जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये गोल 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 घूमता रहता है, पिछले वीडियो में हमने देखा था। लेकिन लगातार ये फोर्स तो एग्जर्ट कर ही रहा है तो हर चीज को ये खींच नहीं पाता। लेकिन इस धरती पे जो पानी है, इस धरती पे क्या है? पानी है। हम जानते हैं कितना पानी है, 71% पानी है। इस पानी को चांद खींचता है। क्या करता है? खींचता है। इस पानी को खींचता है और पानी जो कि तरल पदार्थ है तो चांद के ग्रेविटेशनल फोर्स से वो अपनी प्लेस चेंज कर देता है। मान लो कि समुद्र यहां था और ये यहां पर ऐसा था पुराना, लेकिन चांद हाई टाइड की वजह से इन लोगों के लिए यहाँ पे जो जमीन होगी बीच होगा, सी बीच, उन लोगों के लिए ये हाई टाइड है। क्यों? क्योंकि चांद ने पानी को अपनी तरफ खींच लिया है। तो जो पानी था इधर के किनारे से यहाँ चला गया और यहाँ से यहाँ चला आया। समझ रहे हो कि पानी किनारे की तरफ आ गया, हाई टाइड। और इन लोगों के लिए लो टाइड, यहाँ से पानी इधर चला गया, किनारा दूर हो गया पानी। इन लोगों के लिए हाई टाइड, इन लोगों के लिए लो टाइड। इन लोगों के लिए भी ऐसा ही होगा कि यहाँ से पानी इधर को आ जाएगा, ठीक है। ये हाई टाइड और लो टाइड, ज्वार भाटा भी इसे हिंदी में कहते हैं। तो ये चीज जो है पानी को चांद खींचता है। जब ये चांद घूम के और आगे आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, पोजीशन चेंज कर देगा, इस तरह से हाई टाइड लो टाइड होता रहता है, ज्वार भाटा जिसे कहते हैं हिंदी में। तो समझ में आया कि जो समुद्र का पानी है, धरती पे जो समुद्र का पानी है, चांद उसे खींचे जा रहा है। तो जब चांद तो एक जगह पे तो है नहीं कि वो वैसे ही कांस्टेंट बना रहे पानी, चांद अपनी जगह चेंज करता रहता है। धरती भी घूमती रहती है, तो धरती की घूर्णन गति के कारण, रोटेशनल मोशन के कारण और इसकी ग्रेविटेशनल के कारण इस पानी में क्या होता है?
ज्वार भाटा आता है जिसे हाई टाइड लो टाइड कहते हैं। मूवमेंट ऑफ टाइड, इसमें क्या है बेटा, आपकी बुक में दिया गया है द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन। सन का भी सेम फोर्स लगता है पानी पर। द मूवमेंट द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड सन। द टाइड, ये कपड़े धोने वाला टाइड नहीं, द टाइड ड्यू टू द मून एंड सन। ये इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस का मतलब अगर हम ये लॉ नहीं पढ़ते, ग्रेविटेशन का लॉ नहीं पढ़ते तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है, ऐसा तो होता, लेकिन इस चीज की सिस्टमैटिक स्टडी हम साइंस में कर पा रहे हैं, इसीलिए हम इसे इंपॉर्टेंस कह रहे हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। ओके, आगे देखते हैं। आगे मैंने कहा था, मैं आगे एक्सप्लेन करना चाहता हूं फ्री फॉल। व्हाट इज फ्री फॉल? मान लो कि ये चौक है और ये डस्टर है। ओके, फ्री फॉल का मतलब है कि धरती अपने तरफ किसी चीज को, ऑब्जेक्ट को खींच रही हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही हो, चाहे वो हल्का हो या भारी हो। देखो, माँ अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती। धरती अपनी माँ है, धरती के ऊपर जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट, सजीव निर्जीव, सब, धरती सबको बराबर एक्सीलरेशन से अपनी तरफ खींचती है। दैट इज एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हल्का है, ये भारी है। अगर मैं ये दोनों छोड़ दूंगा, ये एक ही समय पर धरती पर आके गिरेंगे। बात ध्यान से सुनना, एक ही समय पर धरती पे आके गिरेंगे, दोनों को बिल्कुल सेम टाइम लगेगा। ये क्यों होता है मैं आपको कैलकुलेशन के आधार पर भी समझाऊंगा। मैंने एक थोड़ा सा ये जो बोल दिया है, इमोशनल होके बोला है, ये साइंस नहीं है। अभी मैं कैलकुलेशन के आधार पर आपको समझाऊंगा क्या होता है। देखो बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो फ्री फॉल समझ लो। फ्री फॉल का डेफिनेशन क्या है? फ्री फॉल, इफ अ बॉडी फॉल्स फ्रीली, इफ अ बॉडी फॉल्स फ्रीली ओनली अंडर ग्रेविटी, ओनली ड्यू टू ग्रेविटी बोल दो, ओनली ड्यू टू ग्रेविटी, if a body falls freely only due to gravity is known as free fall. ओके, यहां तक फ्री फॉल की डेफिनेशन है। इफ अ बॉडी फॉल्स फ्रीली ओनली अंडर ग्रेविटी, मतलब उस पर कोई दूसरा फोर्स नहीं होना चाहिए। इसको मैं ऐसे नहीं फेंक रहा हूं, ऐसे अगर फेंकूंगा तो ये फ्री फॉल नहीं होगा, ऐसे फेंकूंगा तो फ्री फॉल नहीं होगा, बस इसको छोड़ना है, इसको बस छोड़ना है तो ये फ्री फॉल हो जाएगा। ओके, इसको मैं अगर ऊपर फेंक रहा हूं तो देखो, ऊपर फेंक रहा हूं तो अपवर्ड जा रहा है, मैंने फोर्स पहले लगाया। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, मैंने इसमें फोर्स लगाया, इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ अप्लाई की, तभी तो ये ऊपर जा रहा है। u इज इक्वल टू समथिंग, u इज इक्वल टू नॉन जीरो नंबर, u जब नॉन जीरो है तभी तो ऊपर जा रहा है। फिर ऊपर जाते जाते एक स्टेज ऐसी आती है कि रुक जाता है। आप ऑब्जर्व करना, छत पे आप चढ़ जाओ और किसी को नीचे से बॉल फेंकने के लिए कहना जो आपकी आंखों के पैरेलल तक आए, तो जब गेंद ऐसी आएगी ऊपर और आपकी आंखों तक आएगी तो एक कुछ ना कुछ बिल्कुल माइन्यूट, बहुत थोड़ी देर के लिए गेंद वहां पर रुकेगी और फिर नीचे की तरफ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो u जो है नॉन जीरो है, ऊपर जाने के बाद वो v जीरो हो जाता है। v मतलब फाइनल वेलोसिटी और u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी। और ऊपर जाने के बाद अब तो मैंने उसमें कुछ फोर्स एग्जर्ट नहीं किया, फोर्स तो मैंने पहले एग्जर्ट किया था नीचे से ऊपर, अब ऊपर से नीचे तो अपने आप आया है ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंकने के बाद ऊपर से नीचे जो आता है वो फ्री फॉल है। क्या है? फ्री फॉल। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं किया। अगर डायरेक्टली मैं ऐसे छोड़ भी देता हूं तब भी फ्री फॉल है। नीचे से ऊपर फेंक रहा हूं और ऊपर से जब वो अपने आप नीचे आ रहा है, ये भी फ्री फॉल है। इसकी कैलकुलेशन पर्पज के लिए कभी कभी हम वैल्यू लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, वैसे इसकी एक्सेप्टेड वैल्यू है 9.8
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम कितना हो गया लकी सर इसमें? देखो वीडियो कितने मिनट का हो गया? 20। तो देखिए बच्चों, ये लगभग 20 मिनट का वीडियो बन चुका है। अगला वीडियो मैं थोड़ी देर में बनाऊंगा, क्योंकि इसे आप भी देखने में समस्या आएगी और मुझे भी अपलोड करने में समस्या आ सकती है। इसीलिए फ्री फॉल और इसके आगे का टॉपिक मैं जस्ट अगले वीडियो में बताऊंगा। जुड़े रहिए सेंट्रल डिजिटल स्कूल से। ऐप को डाउनलोड कीजिए, सेंट्रल डिजिटल स्कूल ऐप, ये प्ले स्टोर पे मिलेगा, और देखते रहिए सेंट्रल डिजिटल स्कूल, पढ़ते रहिए। आपको कामयाब होने की बहुत बहुत बधाई।